अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीडीएम को लेकर एक बार फिर वही पीडीएम की जिसके बारे में मैं मुख्तसरन प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ उसकी तारीख बता दूं, क्योंकि पीडीएम की भी एक तारीख है और उस तारीख को जहन में रखते हुए अब जो मौजूदा हालात हैं उसको डिस्कस करना ज़्यादा और उसको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि पिछले साल सन 2020 में पीडीएम का पहला जलसा हुआ, गुजरांवाला शहर में हुआ, पहलवानों के शहर में हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि दीगर शहरों में हुआ, कराची में हुआ, कोयटा में हुआ, मुल्तान में हुआ। मुल्तान में तो बल्कि ये कहा गया कि जी हमारा जलसा बहुत बड़ा होना था, अगर स्टेडियम में होने दिया गया होता। चूंकि हमें स्टेडियम में जलसा नहीं करने दिया गया और हमारे कारकुनान की पकड़ दकड़ हुई, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे जो थे वो भी वहाँ पर थे कि जब पुलिस की तरफ से पकड़ दकड़ का सिलसिला हुआ तो हमारा जलसा फिर वैसा नहीं हुआ जैसे कि होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्तान के जलसे में नहीं थे, वहाँ पर पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफा साहिबा ने वहाँ पर शुरका से खिताब किया। फिर लाहौर का जलसा हुआ और लाहौर के जलसे के अंदर हमने देखा कि जलसा जब शुरू हुआ तो वहाँ पर लोग मौजूद थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद कम होना शुरू हो गई और फिर जलसे में तमाम जो कायदीन हैं उनकी तकारीर ने इतना वक्त ले लिया कि जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर वहाँ पर नशर की गई, रिकॉर्डेड थी या लाइव उसको नशर किया गया, तो उस वक्त तक काफ़ी लोग वहाँ से जा चुके थे और जो मीनार पाकिस्तान का अहाता है वो काफ़ी हद तक खाली भी हो चुका था। फिर हमने देखा कि पीडीएम में एक नया मोड़ आया और यह नया मोड़ उस वक्त था कि जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे। सेनेट के इलेक्शंस के बाद यह तय हुआ कि जी कौन चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार होगा, कौन डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार होगा, कौन पार्लिमानी लीडर होगा और वहां पर फिर इख्तलाफात जरा खुलकर सामने आना शुरू हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कैंडिडेट्स को लेकर कहा कि जी हमारे साथ कुछ और तय हुआ था स्टीयरिंग कमेटी में और फिर बाद में जो फैसला हुआ यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किया कि बाप पार्टी को साथ में मिलाकर यूसुफ रज़ा गिलानी को वहां पर अपोजिशन लीडर बना दिया सेनेट में और ये तय नहीं हुआ था, ये जो तयशुदा मामला थे उससे हट कर था। और फिर एक और मुतालबा सामने आया कि जी इस्तीफे दिए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमें वक्त दिया जाए, वक्त दिया गया। फिर उसके बाद कह दिया गया कि जी इस्तीफे मसले का हल नहीं है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के रस्ते अलहदा हो गए। बल्कि मुझे आज भी वो मंजर याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मौजूद थे, मरीम नवाज साहब भी मौजूद थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू की और फिर मुरझाए चेहरे के साथ और अफसोस के साथ, दुख के साथ उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करके वहां से रवाना हुए। बल्कि उस वक्त मरीम नवाज साहब उन्होंने रोका भी, तो वाजे हो गया था कि इख्तलाफात हैं, दरारें पड़ गई हैं, वो बात अब वैसी नहीं रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे ही अब उससे अलहदा हो चुकी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भी अलहदा है, पीडीएम का जलसा होने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब कराची में पहुंच चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहां पर हैं। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से आज एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जलसे की दावत देंगे, तो जो उन्होंने उस वक्त एक्सप्रेशन दिया उस एक्सप्रेशन ने सारे जवाब दे दिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना होते हुए पीएमएलएन, जेयूआईएफ और दीगर इत्तेहादियों का ये जो इत्तेहाद है पीडीएम का, जब कराची में जलसा करने जा रहा है, इसके मकासद क्या हैं, क्या अचीव कर पाएंगे या सिर्फ ये फेस सेविंग है। और दूसरी तरफ आज के प्रोग्राम में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की भी बात करेंगे जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम कुरैशी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया का ज़फ़र हिलाली साहब ने। ज़फ़र हिलाली साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने। दानियाल चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दानियाल चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं, पीडीएम के जलसे की बात से हम आगाज़ करते हैं। दानियाल चौधरी साहब की तरफ जी कुछ देर में जाते हैं, तब तक हम चलकर मुल्तान में नदीम कुरैशी साहब से बात करते हैं। नदीम कुरैशी साहब, पीडीएम का एक दफ़ा फिर ये गठजोड़, जलसा और दोबारा से मुताहरिक हो रही है, क्या समझते हैं आपके इसके पीछे वजूहात क्या हैं? वही वजूहात हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब गुज़श्ता 3 साल से बयान कर रहे हैं कि अपने मफादात के लिए सब निकले हैं और ये अवाम के लिए कोई बिजली महंगी, आटा महंगा, घी महंगा इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि वो लूटा व माल महफूज रहे। नदीम कुरैशी। अली साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। पहली बात तो ये है कि पीडीएम का मुतालिक होना आम आदमी के लिए कुछ समझ से बालातर है। ये तमाम जमातें पार्ट ऑफ द असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली में भी है, नेशनल असेंबली में भी है। लेकिन कोई भी नेशनल इशू है, इन्होंने असेंबली फ्लोर को कभी भी पाकिस्तान की आवाम के लिए, उनके जाती इशूज के लिए ना
डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल किया, ना ही उसका कोई लाहेबल दिया। हम्म। एक्चुअली पीएमएलएन में इस वक्त इक़्तिदार की रस्साकशी है, पीएमएलएन के अंदर जो इक़्तिदार है। अब मरियम नवाज साहबा का अपना एक धड़ा है और शहबाज शरीफ साहब का अपना क्लेम है कि जी मैंने 35 साल पार्टी की खिदमत की है, मेरा राइट बनता है। मैं समझता हूँ ये सियासी तौर पे अपने आप को जिंदा रखने की वो कोशिशें हैं जिनसे पाकिस्तान की आवाम भी अब आशना है और आप और मुझे भी समझ आ रही है होने क्या जा रहा है। जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, पिछले 35 साल में मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जी नदीम कुरैशी मैंने साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को पहली बार देखा कि उन्हें कुल्ली तौर पर अमूमन वो जुज़वी तौर पर इक़्तिदार से बाहर तो हुए हैं, लेकिन कुल्ली तौर पे इख्तियारात, ताकत और इक़्तिदार से दूरी मौलाना साहब को चैन नहीं लेने दे रही। की कोशिश और ख्वाहिश है कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं करूँ, सिस्टम को सबूताज करूँ, अपनी मौजूदगी का एहसास कराऊँ। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने 2 रोज पहले फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नई नीति शुरू की कि हमने अपनी 3 साल कारकर्दगी को कौम के सामने पेश किया। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। जी नदीम कुरैशी साहब जारी रखिए। नदीम कुरैशी साहब जारी रखिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक जिस तरह से अब प्लेस पर चीजों को आगे बढ़ा रही है, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल इशू को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने टेकअप किया, महंगाई के हवाले से जो मामलात हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एड्रेस कर रहे हैं और जिस तरह से पॉजिटिव इंडिकेटर्स सारे मुआशी इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया अपोजिशन की जमातों के लिए। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि जैसे कश्मीर में पाकिस्तान हमारे कश्मीरी बहन भाइयों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मौक़िफ़ को अपने वोट से एंडोर्स किया। इस तरह से अभी रिसेंट पास में सियालकोट में लोगों ने बड़ा दावा था लोगों को कि जी पीएमएलएन की सीट है जीती हुई सियालकोट में, वहां लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट किया। जिस तरह से आज पूरे मुल्क में एक हेल्थी डिबेट का आगाज किया, लोग इस बात पर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जी पहला वज़ीर-ए-आज़म, पहली हुकूमत जो अपनी हर साल की कारकर्दगी, भले हम बहुत सारे टारगेट से अभी दूर है, हम स्ट्रगलिंग फेज में हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर होनी है, बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है, लेकिन एक चीज तय हो गई है, कि पाकिस्तान के इक़्तिदार पे अब उन्हीं लोगों का हक है जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक, ये एक अजीब मजाक है, अजीब एक गोरख धंधा है कि लोग बैरूने मुल्क बैठकर पाकिस्तान के इक़्तिदार की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन जब भी उनको कोई हेल्थ इशू हो, उनको बिजनेस के हवाले से उनकी प्लानिंग हो। बिल्कुल सही है। मैं जफर हिलाली साहब की तरफ चलता हूँ। जी जफर हिलाली साहब, आई होप यू कैन हियर मी। जी आई कैन हियर यू। जी जफर हिलाली साहब, आपकी नज़र में, आप कराची में मौजूद हैं, जलसा वहाँ पर पीडीएम का होने जा रहा है, आपकी नज़र में इस जस्ट अनदर जलसा या अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए ये किया जा रहा है, या आपको लगता है कि इस जलसे के बाद से एक कोई मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी? ये मेरे ख्याल में ये सियासत इनका ये ख़त्म ही हो गया है, कोमा में है। और मैं नहीं समझता कि ये कोमा से, इस किस्म के जलसों से, देखिए इधर क्यों जलसा कर रहे हैं भाई, कराची में तो और सिंध में तो इनके पास एक सीट भी नहीं है, बस इसलिए जलसा कर रहे हैं कि इधर कोई मदरसे हैं जो फौलाना रहमान साहब अपने लोगों को ले आएंगे और कहेंगे देखो कितना टर्न आउट हुआ, ये सब तालिब्स को परेड करेंगे सबके सामने। यार ये तालिब्स को पढ़ने दो, ये कब तक आप इनका इस्तेमाल करेंगे एज स्पेक्टेटर्स? ये क्या चीज़, ये मैं समझ नहीं आ रहा हूँ। ये यार उनको पढ़ने दो, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, वो इसलिए कि आपके मदरसे हैं आप उनको निकाल के बिठा रहे हैं इधर शोर मचाने के लिए। ये क्या बात है? आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग। कौन सा सीट है आपके पास, कौन सा सीट मिलने वाला है? पीपी नून के पास क्या है, आपके पास क्या है? नहीं, आई एम सॉरी, ये तो मौलाना साहब अपने आप को सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक, अपनी दुकान को सिर्फ चमकाया जा रहा है और अपने आप को सियासत में रखा जा रहा है। दानियाल चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी दानियाल साहब की मुझे आवाज़ नहीं आई है जी, ज़रा देखिएगा। आपको आवाज़? जी आई कैन हियर यू नाउ। दानियाल साहब, पहले नदीम कुरैशी साहब ने अपनी राय का इजहार किया, फिर जफर हिलाली साहब ने। जफर हिलाली साहब ने भी एक तो ये कहा कि जी कराची में ये जलसा करने का क्या मकसद है, समझ से बाहर है, वहाँ पर आपकी कोई सीट भी नहीं है,
वहाँ पर मदरसे के जो तालिब हैं आप उनको ले आएंगे, उनको पढ़ने दें, और मौलाना साहब सिर्फ अपने चक्कर में अपने आप को इन रखने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। उससे पहले नदीम कुरैशी साहब ने कहा है कि जी ये इक़्तिदार की रस्साकशी है जो कि विद इन PMLN चल रही है, और मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क की बातें करने वाले क्या बातें करते हैं। देखिए जी, मुझे क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मुझे पता नहीं था, मेरे से पहले जो भाई बात कर रहे थे जी मैंने मुख्तसरन आपको बयान कर दिया जी। बिल्कुल, उन्होंने जो बात कर रहे थे कि जलसा क्यों कर रहे हैं, ये जलसा इसलिए कर रहे हैं भाई साहब, ये जलसा इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क को आपने क्या हाल कर दिया। ये जलसा कर रहे हैं कि जो 20 kg की बोरी 700 रुपए की मिलती थी, आज 1400 रुपए है। ये इस जलसा कर रहे हैं कि आपकी महंगाई की शरह की वजह से आज पाकिस्तान में 5 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये जलसा इसलिए करें जो आपने लोगों से झूठे वादे किए थे, जो लोगों को आपने कहा था कि वो हम गवर्नर हाउस के ऊपर बुलडोजर्स चलाएंगे, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, जो गवर्नर हाउस को खोलेंगे, जो लोगों को नौकरियां देंगे, जो आपने वादे। जी जफर इलाही साहब, अभी दानियाल साहब की आवाज़ नहीं आ रही, उनकी पिक्चर का भी कोई इशू है। इन द मीनवाइल जो अब तक उन्होंने रीजंस बयान किए हैं जफर इलाही साहब, जी अब तक जो रीजंस बयान किए हैं जफर इलाही साहब, दानियाल चौधरी साहब ने, उस पर आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि जी आटा महंगा है, चीनी महंगी है, ये जो सारे मामला हैं, गवर्नर हाउस गिराना था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनानी थी, वो सब नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हम सब कर रहे हैं। अच्छा, आप जलसा इसलिए कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, इसलिए जलसा कर रहे हैं। आप समझते हैं एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड जलसे पे आए इसलिए कि गवर्नर हाउस की का फेट क्या हो। और आप जो बात कर रहे हैं गंदम, आप बात कर रहे हैं महंगाई का, हाँ वादे किए थे, वादे लोगों से झूठे वादे किए थे, जो आपने कहा था लाखों करोड़ों नौकरियां देंगे, वो किधर के 50 लाख घर, 1 करोड़ घर, वो किधर की 50 लाख नौकरियां जो आपने वादे किए थे। दानियाल साहब ये वादे जफर हिलाली साहब ने तो नहीं किए थे, जफर हिलाली साहब तो अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस दे रहे हैं। जी जफर हिलाली साहब, मुझे तो नहीं पता इंडिपेंडेंट ये मेरे ख्याल में, मुझे लगा शायद PTI के कारकुन है ये। सॉरी, आई डिडंट नो ही वाज एन एनालिस्ट। मैं समझ इनको अगर इनकी हिमायत कोई ना करे तो ऑटोमेटिकली वो PTI का कारकुन बन जाता है। इन लोग डिमेंटेड हो गए हैं भाई, इनको दे हैव नो ग्रिप। अब आपको मैं बताऊं इनके बारे में, क्या बताऊं आपको, इनके पास इनका क्या है, ये तो पार्टी टूट रही है, टूट गई है, कौन इनके लिए वोट करेगा। ये बिलावल भुट्टो, मैं बता रहा हूं आपको, बिलावल भुट्टो चाहता है कि वो एक सिंधी पार्टी रह गया है, उसके पास कोई सीट किधर और जगह है ही नहीं। सेंट्रल वो सदर्न पंजाब में 1-2 निकल आए, और किधर है इसके सीट्स। ये ना इसके ग्रैंडफादर ना इसके माँ का सक्सेसर बन सकता है, इसलिए ही इज कन्फाइंड टू सिंध। तो क्या ये इन्विटेशन है उसको कि आओ तुम वापस आ जाओ PDM में, और अगर आएंगे तो सिंध में फिर उनको कोई रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मेरे को समझ नहीं आ रही, इट्स टू लेट। 1.5 साल रह गए इलेक्शन में और आप जलसे कर रहे हैं और कह रहे हैं यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं गवर्नर हाउस में। और अगर महंगाई की आप बात करते हैं तो बताएं तो सही, तेल का प्राइस इन्होंने महंगा किया था, एडिबल ऑयल का प्राइस इन्होंने महंगा किया था, गंदम जो 2200 रुपया मिल रहे हैं किसान को, क्या करेंगे फिर। आवाम को बताएं कि आज आपने जो आटे का खरीदा था किसने का है, आप बताएं लोगों को, आप बताएं पर यूनिट जो बिल है जो 20-20 रुपए बढ़ गया है वो किसके ऊपर है। आप लोगों को जवाब दें जिनकी 21,000 रुपए की तनख्वाह है। हलाली साहब, आप जस्टिस करें अपने, अगर आप एक एनालिस्ट हैं, योर जस्टिस। There's nothing to do with COVID. There's no, यार ये बिल्कुल सही है, कोविड नहीं है, ये खामखा पैसे बढ़ा रहे हैं, ये इकोनॉमी को कोई असर नहीं हुआ है कोविड का, दुनिया की इकोनॉमी गिरी है मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। या व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। ठीक, हम एक ब्रेक लेते हैं जिस मौके पे, आफ्टर द ब्रेक विल कम बैक एंड विल कंटिन्यू विद डिस्कशन एंड विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स राइट आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। वक्फे से पहले PDM के जलसे को लेकर बात हो रही थी। जफर इलाही साहब, आपने जो वजूहात बयान की और आपने अपना एनालिसिस पेश किया, लेकिन फिर भी ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो बीइंग इन द ऑपोजिशन या वैसे भी एज अ पॉलिटिकल पार्टी यू हैव एवरी राइट टू स्टेज ए प्रोटेस्ट, या अगर आपने कोई कहीं पे कोई जलसा करना हो
तो पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, उसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है कि उनकी भी एक कोशिश होगी कि हम 1.5 साल, जैसे कि आपने कहा इलेक्शंस में रह गया, तो एक नैरेटिव बिल्डिंग की एक्सरसाइज है। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज रादर फ्यूटाइल। अब क्या करें, अगर वो करना चाहते हैं उनका हक है, बिल्कुल। वो चाहते हैं कि सिंध में उनका कोई फॉलोइंग हो, इस वक्त तो ज़ीरो है, और अगर बिलावल आ गया तो शायद फिर कुछ हो जाएगा। इसलिए कि पता नहीं, ये एक एक को छोड़ते हैं, फिर साथ होते हैं, फिर छोड़ते हैं, इनका समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। और देखिए, जिधर तक महंगाई की बात है, बिल्कुल सही है, महंगाई बढ़ गई है, मगर थोड़े से ऑब्जेक्टिवली फैक्टर्स को एग्जामिन करें, ये क्यों बढ़ा है। अगर महंगाई इसलिए बढ़ गई है आउट ऑफ शेयर केयर, मैं नहीं कहता हूं इनका मार्केट हैंडलिंग परफेक्ट है, नहीं, मैं समझता हूं फॉर एग्जांपल इनको प्रॉफिटियरिंग पे दे शुड हैव क्लैम्प डाउन मोर, बिल्कुल सही। और प्राइस फिक्सिंग, प्राइस गोजिंग, सब्सिडीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसको भी मिसहैंडल किया गया है। मगर ये कहना कि ओनली दे आर रिस्पॉन्सिबल के जो इंक्रीज है प्राइसेस पे, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर के ऑयल प्राइस, एडिबल ऑयल प्राइस बढ़ गया है। और देखिए, गंदम का 1300 मिल रहा था मन ग्रोअर को, अब 2000 कुछ मिल रहा है, तो किसी ना किसी ने तो वो एक्स्ट्रा पैसे देना है ना यार। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे, ग्रोअर कह रहा था वी आर फेड अप, हम नहीं ग्रो करेंगे। अब देखिए कॉटन के साथ क्या हुआ, आपने क्या किया कॉटन के साथ, तबाही हो गई है। 15 साल से आप लोगों ने कुछ नहीं किया, 40% कॉटन प्रोडक्शन कम हो गया है, एक्सपोर्ट्स कम हो गए। माय गॉड, इट्स अ डिजास्टर। ना सीड पे आपने तवज्जो दी, ना वाटरिंग पे तवज्जो दी। ये मैं नहीं कहता कि ओनली वन पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल, मगर ये तो सिर्फ 3 साल हुआ है इनको आके, दूसरे तो 10-10 और 15-15 साल हुकूमत की है। ठीक जी, दानियाल साहब जी, अगर हलाली साहब एनालिस्ट है तो इनको पता होना चाहिए, इनको 8 साल हो गए हैं केपीके में और 4था साल है इधर। नहीं, लेकिन उन्होंने जो बात कही उसमें देखे ना, फेडरल जो आपकी डिसीजन मेकिंग है जो फेडरल में हो रही है वो प्रोविंशियल लेवल पे नहीं हो सकती। आप खुद ये कहते रहे हैं कि 2013 से 18 तक आपकी गवर्नमेंट जी फेडरल में भी थी, प्रोविंस में थी, लेकिन 2008 से 13 से प्रोविंस में थे आप। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू था लोड शेडिंग, हम उसको खैराबाद करके कह के गए थे। आज 7-7, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग फिर शुरू है। कि किसकी नाअहली है, कि किसकी इनकॉम्पिटेंस है, कि ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर काम करना था। 4 साल हो गए इनको, अब 4था साल शुरू है, इन्होंने वो नहीं कर सके। जो शुगर की प्राइसेस बढ़ी है, शुगर माफिया इनके पीछे, उसके पीछे बिजली माफिया के पीछे, ये एहतसाब के पीछे जो इनके अपने इश्यूज चल रहे हैं उनके पीछे ये। मुझे बताएं कि IMF के, ये देखे ना, आपका घर चलाता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, योर वाइफ। जो बंदा 6 औरतों को, 6 फाइनेंस मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स को चेंज करे, FBR के चेयरमैन को चेंज करे, वो क्या करेगा इस मुल्क में। मुझे बताएं कि इमरान खान ने एक ख्वाब देखी थी, उस ख्वाब, उस ड्रीम का हाथ उठा के ताबीर करनी थी असद उमर ने। Asad Umar was out in 6 months. Why? Because he was incompetent. They had no preparation. आज लोग कहते हैं कि ना अहल और नालायक हुकूमत से बेहतर है कि जो वो हुकूमतें चलती रही हैं पुरानी अदवार में, जो बदतर थी वो भी बेहतर है। हमारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम तो ग्रोथ को 5.8, 5.9 पे छोड़ के गए थे। टैक्स कलेक्शन की जफर अली साहब बताएं आप, टैक्स कलेक्शन आज तक उसी पॉइंट पे खड़ा है। 4000 अरब हम छोड़ के गए थे। Where is the tax collection as we speak right now? Why has the tax collection come down? आप मुझे बताएं, 16 अरब रुपए का जो डेफिसिट है, इन्होंने नौकरियां देने की बात की थी ना, आप कोविड की बात करते हैं, जब डेफिसिट ज्यादा हुआ तो मुझे बताएं जो 50 लाख लोग, 5 million people who went down the poverty line, why is that? पूरी दुनिया में हो रहा है। आपका अपने कंपैरिजन करें अपने इंडिया जैसे हमसाये के साथ, तो तब भी आपने फाइनेंशियल देखे। आप तो अपनी पाक फौज को, हमारा 1:3 बजट रेशो होता था, हम उनको भी उनके वेपन्स के लिए, उनको भी उनकी तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम नालायक लोगों की हुकूमत ले आए हैं। जफर अली साहब, जिनको आप डिफेंड कर रहे हैं, we all have to go into our own graves and our own beds at night.
We cannot defend them. And how do we defend those people जिन लोगों ने आज इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया? What is the foreign policy of this country? बताएं मुझे आप ठीक, प्राइम मैं जफर हिलाली साहब will give his analysis on this, लेकिन before I go towards जफर हिलाली साहब, मैं चाहूंगा कि आपने जो गवर्नमेंट को लेकर कहा है दानियाल साहब, इस पर नदीम कुरैशी साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए, बिकॉज ये आपकी हुकूमत है और आपने इसका जवाब देना, जफर हिलाली साहब ने इसका जवाब नहीं देना, जफर हिलाली साहब ने तो इस पर अपना एनालिसिस पेश करना है। नदीम कुरैशी साहब। देखिए सर, हमारे जो एमएलएम के या दूसरे पार्टीज के दोस्त हैं, उनके साथ की गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि लोगों की ना जिस्मानी सेहत के साथ साथ को ज़हनी सेहत भी डिस्टर्ब कर दी है। मतलब आपने डिबेट करनी है, आप लॉजिक में बात करें, आप इतनी इलॉजिकल बात करते हैं नेशनल मीडिया में बैठ के, लोगों को हंसी आती है। अभी गंदम के हवाले से मेरे भाई ने फरमाया कि जी आटे के थैले की कीमत नहीं बढ़ा दी। भाई जब आटे की इमदादी कीमत, गंदम की इमदादी कीमत आप 850 की बजाय 2000 और 1800 करेंगे तो अल्टीमेटली आटे की कीमत बढ़नी है। अभी पंजाब में इनकी जो लीडरशिप है, अभी वो कहते हैं जी काश्तकार दोस्त पॉलिसी बनाई जाए, गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाई जाए। इनको कोई बताए मेरे भाई को कि पूरी दुनिया में एडिबल ऑयल के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। पाकिस्तान $13 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। इनको बताया जाए कि दुनिया में लंदन है जो दुनिया भर की शुगर की के रेट का तयन करता है, लंदन की मार्केट, वहां पता करें दुनिया में रेट्स क्या है। जब गन्ने की इमदादी कीमत 100 रुपए थी, आज 200 समथिंग है, तो कीमत के बढ़ने की वजह से चीनी का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? लोगों को लच्छेदार बातें करके, ये मकबूल स्लोगन्स देके जी महंगाई हो गई है, गरीब पिस गया। आपने कौन से अपने एसेट्स बेचकर गरीब के नाम कर दिए हैं जी? आपने जो पाकिस्तान के वसाइल को यहाँ से बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए इस मुल्क के इकरार को एक जीना बनाया हुआ था, आपने कौन सा अनाउंस किया? आप जवाब देना कि कौन सा पंजाब में ऐसा प्रोजेक्ट था एमएलएन का जिसने लोगों को बेनिफिट दिया हो? आप पंजाब में 250 लाख रुपए की ऑरेंज ट्रेन बनाकर पंजाब के लोगों को 30 साल के लिए इंटरनेशनल इदारों का मकबूज कर बिल्कुल सही। नदीम कुरैशी साहब, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने जाहिर सी बात है आपका काम है डिफेंड करना अपनी गवर्नमेंट को। नदीम कुरैशी साहब, आपका काम है गवर्नमेंट को अपनी डिफेंड करना और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। दूसरी तरफ दानियाल साहब ने अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू देना है। जफर हिलाली साहब, एक तरफ पीटीआई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, पीएमएलएन अपना देती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना देती है, लेकिन इस सब में एक चीज जिसका मैं देख रहा हूं कि वो मसला नजर आ रहा है, वो ये है कि अवाम के जो जहन है उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ डाल दिया गया है कि कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि who's right, who's wrong. You see, the first thing is कि जब आप स्टेटिस्टिक्स कोट करते हैं तो कुछ राइट स्टेटिस्टिक्स कोट करें। अब आप देखिए टैक्स कलेक्शन 3.8 बिलियन था जब इस गवर्नमेंट लास्ट गवर्नमेंट का लास्ट ईयर में 3.8 बिलियन, अब 4.8 बिलियन, और सुना है कि इस साल के आखिर में द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 5.8 मिलियन है। अगर आप कहेंगे कि दीज फिगर्स आर फॉल्स और आप प्रूव नहीं कर सकते, तो व्हाट्स द पॉइंट इन आर्ग्यूइंग? माने आप बेसिस करें ना ऑन योर फिगर्स। 1.8 बिलियन was the foreign exchange reserves, 27 बिलियन इस वक्त हैं। ये क्या बेहतरी नहीं हुई है? तो मैं समझता हूँ बहुत सारे जगह बेहतरी हुई है, मगर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिधर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और गवर्नमेंट्स की लैकिंग हुई है, जिधर प्राइस बेहतर कंट्रोल हो सकता था जो नहीं हुआ। मगर ऑन द होल गिवन दैट कोविड था और जिस किस्म के अभी प्राइस राइजेस, प्राइस इंटरनेशनल कमोडिटीज के इंक्रीज हुए हैं, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन बैड। आई एम नॉट सेइंग इट्स बीन एक्सीलेंट, मगर ये जरूर कह सकते हैं कि इट्स बीन creditable. So do you really think, Zafar Hilaly sahab, that if COVID was not in there and for the past year and a half the government was going through COVID and they've been making efforts to make sure that everybody is safe, अगर ये situation ना होती और world over भी economies को इससे जो है वो इससे काफी बड़ी hit लगी है, तो do you think the government would have performed better? The situation would have been better than what it is at the moment? देखिए, मैं कभी डिनाई नहीं करता हूँ कि ये गवर्नमेंट को कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ गवर्नेंस, और ये जो कहते हैं लोग 5-5 और 6-6 लोग चेंज होते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं,
अभी ये वकार मसूद साहब निकाले गए हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी भी चले गए हैं। हाँ जी। उससे पहले कुछ और हुआ था, मैं बताता हूँ इसलिए क्यों आज क्यों गए। मेरे ख्याल में इनको कहा गया था, इनको वार्निंग मिली थी कि हैकिंग हो रही है, खुदा के लिए बी केयरफुल। उन्होंने दे डिड नॉट शो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केयर। तो फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि आपने वार्निंग था, आपने नहीं किया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने इस्तीफा दे के एक तरफ हट गए। दूसरे साहब जो थे उनका कोई और चक्कर था। वो चक्कर ये था कि वो सब बोरो कर रहे थे टेक्सटाइल मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए, उधर ओवर इनवॉइसिंग हो रहा था। द वे टू टैकल इट, उनकी एग्रीमेंट नहीं है। मगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कुछ हो नहीं रहा है इन रियल टर्म्स, वो ख़त्म हो गए। एफबीआर पे आपने देखा है कि कमाल के लोग हैं ये एफबीआर वाले। ये कहते हैं कि अगर आपने टैक्स नहीं दिया है ना तो फिर बिजली पे आप 7.5% ज़्यादा दे दें, माने जो भी आपका बिल है 7.5% ज़्यादा दे दें, एंड देन फॉरगेट अबाउट द टैक्स। भाई हम तो सीखे हैं कि अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको हाथ कड़ियाँ लगती हैं, मगर इनको कोई परवाह नहीं है। वो एफबीआर कहता है कि 7.5% ज़्यादा दो नॉन टैक्स फाइलर। आई जस्ट डोंट वांट टू, आई डोंट, आप समझ सकते हैं ये एक्सप्रेशन नॉन टैक्स फाइलर एक लीगल चीज़ है। हो सकता है एक मुल्क में जिधर टैक्स कलेक्शन है कि नॉन टैक्स फाइलर है। तो मैं समझता हूं कि ये टाइम लगेगा ये सब चीजें होने, और बिल्कुल लोग बदलते रहेंगे। असद उमर की जो कसूर था, मगर इसका मतलब ये नहीं है ना कि इसाक डार, उसका तो क्रिमिनल और इमोरल पॉलिसी था स्ट्रेंथनिंग द पाकिस्तानी रुपी। जिस तरीके से उन्होंने डॉलर खर्चा है टू कीप द रुपी आर्टिफिशियली लो, वो वाज क्रिमिनल। बिल्कुल सही। दानियाल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप एक तो ये कि आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू नदीम कुरैशी साहब जो उन्होंने कहा, जफर इलाही साहब, और फिर उसके बाद मैं नदीम कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हुए ये ईवीएम का जो मसला चल रहा है इस पर बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जी दानियाल साहब। देखिए जी, पहले मैं एक मिनट से दो बात करूँ। टैक्स कलेक्शन की उन्होंने बात, देखिए आपका मुल्क कैसे चलता है, जेब में पैसे होंगे तो चलेगा, तो आपका टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बेहतर होगा तो चलेगा। हम छोड़ के गए थे तकरीबन 3080 उन्होंने खुद बोला रुपीस, 3080 टैक्स कलेक्शन, 4000 अरब हम छोड़ के गए टैक्स कलेक्शन पे। मुझे बताइए आज चौथा साल शुरू हो गया है और ये 4080 के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारा टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू है। देखिए जो हुकूमत, ये जफर इलाही साहब के अपने अभी फिगर्स हैं, जो 4 साल में अपनी टैक्स कलेक्शन 10% भी नहीं बढ़ा सके, not even 5%, what do we talk about the betterment of the country? आप देखिए, आप एफबीआर के 6 मिनिस्टरों को, बंदों को चेंज कर रहे हैं। लोग इसमें क्या, लोग क्यों नहीं टैक्स दे रहे? क्योंकि लोगों ने आपके खिलाफ वीटो कर दिया है। People do not trust you, they do not have faith in you, and they do not लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट और फेथ की अगर आप बात करेंगे दानियाल साहब, तो इसहाक डार साहब ने, आपने अपनी हुकूमत के जाने से पहले भी ये टैक्स कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ मेजर्स आपने भी इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें एमनेस्टी भी थी और भी दीगर मामला थे, बैंक्स में ट्रांजेक्शंस थी, परसेंटेज चार्ज होती थी ऑन ट्रांजेक्शन। 6000 अरब रुपया टारगेट था, मीट करें मेरे भाई, ये नहीं मीट कर सकते एमनेस्टियां दे के, बिकॉज़ पीपल ऑफ पाकिस्तान डू नॉट पुट देयर फेथ इन देम। अच्छा मुझे बताएं, आज 4 साल की हुकूमत पूरी हो, चौथा साल शुरू होने पे आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, इन्होंने अपने अपने कन्वेंशन सेंटर में बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, लोगों को इनवाइट किया, इन्होंने क्या दिखाया अपने 4 साल के अदवार के ऊपर इन्होंने ये तस्वीरें दिखाई। ये तस्वीरें कहां से निकाली इन्होंने? एक इंडियन वेबसाइट imagebazaar.com। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो ये अपनी तस्वीरें ना दिखाते। एक इंडियन वेबसाइट से निकाल के तस्वीरें दिखा रहे हैं अपनी कारकर्दगी की। Why? Because they have nothing to sell apart from talks. That is all they have got till now, and that is all they can do for another 2 years. कि आपने अपने आप को जीरो कर दिया, डिलीवरी नहीं की। इनको इतनी अच्छी और होम्योपैथिक इनको ऑपोजिशन कभी नहीं मिल सकती, जिन्होंने इनको खड़े होकर काम करना कहा, भाई काम करो, हम साथ हैं। इन नलायक हुकूमत को भी हमने कहा, ये तो वो लोग हैं जो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहते थे कि जलाओ गिराओ इस मुल्क को, आग लगा दो, 24 घंटे का टाइम देते हैं, हम पाकिस्तान का पहिया जाम कर देंगे। CPEC, where is CPEC? Why do we not talk about CPEC? That was the heart of this country. वो क्यों ऐसा हो गया कि आज चाइनीज भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो रोडों पे जाते हैं हर प्रोग्राम आपका बात करता है, प्रोग्राम्स इनके स्लो हो गए हैं, चीजें चल नहीं रही। ठीक, नदीम कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हैं सर। टाइम चूंकि महदूद है, मैं आखिर में चाह रहा था कि हम जरा ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि इस तरह से ये क्या किया क्या नहीं किया, क्या होना चाहिए था, ये सब तो ये बहस तो चलती रहेगी, इट्स ए नेवर एंडिंग डिस्कशन।
नदीम कुरैशी साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, आप चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आएँ, सब एक्सेप्ट भी करें, आपने इसके ऊपर अपोजिशन को भी कहा है कि आप भी देखें, इसको एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि जी ठीक है, हम इसको देखते हैं, इसका जायजा लेते हैं। वो जायजा लेने के बाद उन्होंने जो एतराज़ात उठाए हैं, उन एतराज़ात से तो यही लगता है कि आपकी तैयारी नहीं थी। देखिए अली साहब, पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज को तस्दीक न करने का सिलसिला बड़ा पुराना है। सर वो सब बातें अपनी जगह है, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहा हूँ ना सर, कि अगर एक चीज आप इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसकी एक्सेप्टेंस हो और उसको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें अगर आप पहले से लूप होल्स रखेंगे तो सारी कहेंगे जी पहले दिन ये हालात हैं, आगे जाकर क्या होगा। अब उसमें जैसा कि ये है कि आप ये देखें कि 20 उम्मीदवार जो हैं उन्हीं का सिर्फ डेटा डाला जा सकता है। अगर 20 उम्मीदवार से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो उसके लिए एक अलग मशीन लगानी पड़ेगी। ये भी एक टेक्निकल फॉल्ट है। फिर डेटा जो है वो कहां पे स्टोर होगा। जब पूछा गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके पास जवाब नहीं था। देखिए जब भी कोई चीज उसको मार्केट में लेकर आया जाता है, नई चीज होती है, उसको डिबेट के लिए लाया जाता है। डेमो जो दिया गया नेशनल असेंबली में और सब लोगों को ये ऑफर की बजरिया स्पीकर नेशनल असेंबली, प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को कहा कि आप आए, इसको देखें, इस पर डिबेट करें। सर वो सब ठीक है, लेकिन आपको अपने ये इश्यूज जो थे इसमें, ये पहले आपके पास बहुत टाइम था, आपको इनको जो है वो स्ट्राइक आउट कर देना चाहिए था। इसको परफेक्ट करके मशीन को सब, जब प्रेजेंटेशन को देता है तो तैयारी से देता है ना, बगैर तैयारी के आप देंगे तो you'll become a laughing stock। मैं आपको एक अर्ज करूं, परफेक्शन से मुराद वही बात होती है कि जिस पर सब लोगों की राय बन जाए। आज हम डिजिटल दौर में जिंदा है, पॉसिबल भी नहीं है कि बायोमेट्रिक किए बगैर कोई शख्स बेसिक नीड्स में अपनी ले सके, ट्रेवल कर सके। कोई भी चीज आपको और मुझे मालूम है कि अपने आईडी कार्ड से लेकर कोई भी चीज पासपोर्ट तक बायोमेट्रिक के बगैर नहीं बन सकता। जब गवर्नमेंट ने एक सिस्टम को सबके सामने पेश किया, पूरी कौम को ये मौका दिया कि वो आए देखें, तो अपोजिशन का भी राइट बनता है वो चीजें, जो चीजें वो आइडेंटिफाई करेंगे, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है। आप नदीम कुरैशी साहब की जो उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं इट मेक सेंस? जिसमें जो मैंने क्वेश्चन सामने रखे हैं, कुछ चीजें मैंने पॉइंट आउट की हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में इशू सामने आए हैं वो क्या थे, उसकी रोशनी में जो उन्होंने जवाब दिया, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट? No, I am not satisfied with that. Absolutely improvement को होना चाहिए, मगर एक चीज़ तो आप मानेंगे कि जब से इलेक्शंस इस मुल्क में हो रहे हैं, और certainly in the last few elections 35,000 false votes हर एक constituency में हैं, बिल्कुल हैं, bogus votes, और वो कास्ट होते हैं and they change the result। तो अगर ये 35,000 बोगस वोट आप इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ख़त्म कर सकें, इफ़ यू कैन डू इट, तो दूसरे जो उनमें खामियां हैं, जाहिर है उनको भी आपको एड्रेस करना होगा। मगर ये एक बहुत बड़ा खामी जो हर वक्त फिडल होते थे इलेक्शंस, और एक इलेक्शन ही नहीं हुआ है पाकिस्तान में जिधर धांधली नहीं हुई है, ये तो कम से कम रोकेगा। बिल्कुल ठीक है दानियाल साहब, आखिर में आपकी राय, मामूली खामियां हैं ये जो सामने आई हैं, जो सबसे बड़ा मसला है उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं, और सबसे बड़ा मसला वो रिगिंग का है, जिसमें हर इलेक्शंस के बाद यही शोर मचाया जाता है कि जी हमारा वोट चुरा लिया गया। देखिए, मैं अगर एक आम आदमी जिसने ये सारी पूरी प्रोफाइलिंग होते हुए देखी कि वोटिंग सिस्टम को ऑनलाइन करें, इसको देखें, इसमें जीरो फॉल्ट है, ये परफेक्ट सिस्टम है, उसके बाद उन तमाम बातों के बाद जब उसको पहली दफा अपोजिशन ने इकट्ठे होकर देखा तो देयर वर सो मेनी फ्लॉज दैट इट गॉट फेल्ड एंड इट कैन बी यूज्ड। ये क्या शो करता है? इनकी इनकॉम्पिटेंस। ये जिस चीज को हाथ लगाएंगे, ये इतनी नालायक हुकूमत है, ये इतनी इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, हमारे भाई इतने इनएक्सपीरियंस्ड हैं कि किसी चीज को हाथ लगाएंगे ये रिजल्ट मिलेगा। जिस बंदे को आप, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है ना दानियाल साहब, टेक्नोलॉजी, और PMLN तो अपनी गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी के हक में रही है। ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और इस तरह के कुछ और भी स्टेप्स लिए गए थे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, तो वो इसलिए था कि ये समझ लिया था और ये जान लिया था कि टेक्नोलॉजी का ही दौर है आगे, और टेक्नोलॉजी के बगैर काम नहीं चल सकता है। भाई हम तो बात ही ये कर रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी को चलाने वाले ही इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि इनके ऊपर कैसे कोई भरोसा कर सकता है कि आप इनकी जिस चीज को टेक्नोलॉजी, देखिए BRT भी टेक्नोलॉजी थी ना, जिसकी रोड्स इन्होंने छोटी बना दी। आप किसी टेक्नोलॉजी, आप किसी चीज की बात करें, देखिए जब इन्होंने ऑपोजिशन के सामने रखा फॉर क्रिटिकल एनालिसिस,
जब क्रिटिकल एनालिसिस के लिए रखा तो व्हाट हैड टू बी डन दैट इट शुड हैव बीन ऑलमोस्ट इफ नॉट परफेक्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट पोजीशन। उस पे क्या आपको नजर आता है कि 20 लोग डालेंगे तो चौका जगह। ये तो वही सिस्टम है जो उन्होंने पहले किया, ये वही सिस्टम है जो उन्होंने मुल्क के साथ किया, ये वही सिस्टम है जो उन्होंने टैक्स कलेक्शन के साथ किया, ये वही सिस्टम है जब इन्होंने कहा कि हम एमनेस्टीज नहीं देंगे। और ठीक है, तो आपकी नजर में द प्रॉब्लम आपके जो खदशात हैं वो इनकॉम्पिटेंस को लेकर हैं। दनियाल साहब, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपसे इजाजत लेनी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जफर इलाही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो वंस अगेन। और नदीम ग्रोइश साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।